हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, बैक्टीरिया। आज हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया कैसे काम करता है, क्या इसकी स्ट्रक्चर्स होती हैं। हम इन बैक्टीरिया को 2 या फिर मैक्सिमम 3 इसकी वीडियोस बनाएंगे, अलग अलग स्ट्रक्चर से हैं और ये जैसे जनरल करैक्टरिस्टिक्स की अलग से है और हम इसके रिप्रोडक्शंस के जैसे अलग करेंगे। तो जितना हो सकता हम पॉसिबल करेंगे कि इसको 2 या 3 में समराइज़ करके और मैक्सिमम इसकी जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं वो कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अभी बैक्टीरिया। सभी ने देखा होगा कि छोटे छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं बैक्टीरिया, और हिंदी में बोलते हैं उनको हम जीवाणु। तो क्या ऐसी स्ट्रक्चर होती है उनकी, कैसा वो उनकी क्लासिफिकेशन होती है, किसने उसको पहली बार स्टडी किया था, ये सब उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जनरल करैक्टरिस्टिक्स की अगर हम जब बात करते हैं, पहले इंट्रोडक्शंस कैसे क्या होता है बैक्टीरिया के अंदर। बैक्टीरिया जो होते हैं, बैक्टीरिया आर डिजीज कॉजिंग। सभी को हम नहीं बोलेंगे कि वो डिजीज कॉजिंग होते हैं, बहुत सारे क्या हमारे लिए जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया भी होते हैं जो हमें डिजीज कॉज नहीं करते, हमारी जो डेली लाइफ्स हैं उनको ईजी करते हैं। तो सभी को डिजीज कॉजिंग नहीं कहेंगे। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो डिजीज कॉज करते हैं, लेकिन बैक्टीरिया आर माइक्रोस्कोपिक। यहाँ पर हम डिजीज कॉजिंग जो वर्ड है इसको अब कंसीडर ही नहीं करें क्योंकि सभी के लिए यूज नहीं किया गया है ये। तो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर्स के साथ में प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर्स जो होती हैं सेल की, वो क्या होती हैं, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर्स थी, प्रिमिटिव टाइप्स की थी, जो सबसे पहले प्रेजेंट थी, जिसमें हम सबको पता है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर्स की जनरल जो डिफरेंसेज होते हैं कि 70 टाइप ऑफ राइबोसोम्स होते हैं और उसमें जो प्रोटीन्स होते हैं वो नेकेड होते हैं, जो हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट नहीं होती है, प्रॉपर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। तो वो सब स्ट्रक्चर्स हमें पहले से पता होती हैं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, क्योंकि हम साइंस के स्टूडेंट हो तो इतना हमें पहले से ही पता होता है। नेक्स्ट है, दे डू नॉट हैव ए मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज, जो जनरल स्ट्रक्चर्स होती है प्रोकैरियोटिक की, इंक्लूडिंग ट्रू न्यूक्लियस, ये भी नहीं प्रेजेंट होता क्योंकि एक प्रोकैरियोटिक सेल है। अगर हम फर्स्ट टाइम की बात करते तो द बैक्टीरिया वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय द एंटोन वॉन लीवनहुक। साइंटिस्ट थे एंटोन वॉन लीवनहुक, उन्होंने फर्स्ट टाइम इसको डिस्कवर किया था कि ऐसी कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं जिनको बैक्टीरिया कहा जाता है। अहरनबर्ग वाज द फर्स्ट टाइम टू यूज द बैक्टीरियम, और उन ऑर्गेनिजम्स को पहली बार टर्म नाम दिया गया था अहरनबर्ग के द्वारा। इन्होंने इसको डिस्कवर किया था, लीवनहुक ने डिस्कवर किया था, टर्म अहरनबर्ग ने दी थी। लुईस पाश्चर ने उनके ऊपर बहुत डिटेल स्टडी की है। जैसे हम पाश्चराइजेशन देखते हैं, मिल्क पाश्चराइजेशन, वो बैक्टीरिया के साथ की गई एक रिसर्च है, एक स्टडीज़ है। अगर हम स्टडी ऑफ बैक्टीरिया की बात करते हैं तो स्टडी ऑफ बैक्टीरिया एक अलग से एक सिस्टम, साइंस की एक स्टडी होती है, उस स्टडी को हम बोलते हैं बैक्टीरियोलॉजी। अलग से एक स्ट्रक्चर टाइप सिस्टम होता है ये पूरा, उसको हम बोलते हैं बैक्टीरियोलॉजी। तो हम नेक्स्ट देखते हैं साइंटिफिक क्लासिफिकेशन क्या है बैक्टीरिया की। ट्रेडिशनली अगर हम बात करते हैं तो जो प्रोकैरियोट्स हैं सेल्स, जो ट्रेडिशनली ऑल प्रोकैरियोटिक सेल्स को हम बैक्टीरिया बोलते थे, और उन सभी बैक्टीरियाज को हमने किंगडम जो मोनेरा है उसके अंदर प्लेस किया गया है। किंगडम्स हैं हमारे मोनेरा, प्रोटिस्टा, एल्गी, फंजाई, प्लांटे। तो उनमें से हम मोनेरा के अंदर किसको प्रोड्यूस करते हैं, या सॉरी यहाँ पर क्लासीफाई करके उसको एक प्लेसमेंट दी गई है बैक्टीरियाज को मोनेरा ग्रुप्स के अंदर, मोनेरा किंगडम के अंदर। लेटर इन द 1970 अमेरिकन माइक्रोबायोलॉजिस्ट कार्ल वुज पायनियर ए मेजर चेंज इन देयर क्लासिफिकेशन बाय प्लेसिंग बैक्टीरिया अंडर 2 सेपरेट डोमेन्स, बैक्टीरिया एंड द आर्की। कार्ल वुज जिन्होंने 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन और 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया है, उन्होंने ही बाद में क्या किया कि सभी को डोमेन्स में चेंज किया। पहले अलग से डोमेन्स बनाए, बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, ये 2 डोमेन्स पहले बनाए गए, और उसके बाद फिर एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को चेंज करके फिर उनको यू बैक्टीरिया के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया। तो जो बैक्टीरिया है वो सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और बैक्टीरियाज को यू बैक्टीरिया के अंदर प्लेसमेंट किया गया था, या यू बैक्टीरिया डोमेन्स के अंदर दिया गया था, और जो और डोमेन्स बच जाते हैं उनको हमने आर्की बैक्टीरिया का नाम दिया। जो बाकी के ऑर्गेनिजम्स हैं वो सभी आर्की बैक्टीरिया के अंदर गए, और बैक्टीरिया के साथ जो और छोटे से और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हमने यू बैक्टीरिया डोमेन्स के अंदर प्लेसमेंट की गई थी। ये इसके एक साइंटिफिक क्लासिफिकेशंस हैं कि मोनेरा ग्रुप में स्टडी किया जाता है। अगर इसकी डोमेन की बात की जाती है तो ये यू बैक्टीरिया डोमेन्स के अंदर आता है।
साइज ऑफ बैक्टीरिया, अगर हम साइज की बात करते हैं तो डायलेस्टर न्यूमोसेंटेसिस ए नॉन फॉर्मेटिव एनारोबिक ग्राम नेगेटिव बैसिलस। सबसे छोटा जो बैक्टीरिया अभी तक कंसीडर किया गया है दैट इज द डायलेस्टर न्यूमोसेंटेसिस। और ये कैसा है? एनारोबिक। इनका मोड ऑफ रेस्पिरेशन क्या है? एनारोब्स हैं, ग्राम नेगेटिव हैं और इनकी स्ट्रक्चर कैसी है? बैसिलस मीन्स रोड से बैक्टीरिया है। इट वॉज फॉर्मली कॉल्ड वाज एज ए बैक्टीरॉइड्स न्यूमोसेंटेसिस। अगर इनको दूसरा नाम दिया जाता है दैट इज द बैक्टीरॉइड न्यूमोसेंटेसिस। स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है, इसके साइज की अगर देखी जाए तो 0.5 इंटू 0.5 इंटू 1.6 माइक्रोमीटर के अंदर इसका साइज आता है। लेकिन हमें ये याद नहीं करना होता, सिर्फ ये याद करना होता है कि स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया क्या है? डायलेस्टर न्यूमोसेंटेसिस। कैसे स्ट्रक्चर्स हैं उसकी? वो एनारोब्स हैं, ग्राम नेगेटिव स्ट्रक्चर्स हैं, ग्राम नेगेटिव्स हैं और बैसिलस टाइप उनकी शेप है। अगर हम ई कोलाई की बात करते हैं, एस्केरिसिया कोलाई जो हमारे ह्यूमन बींग्स के अंदर हमारी इंटेस्टाइन्स के अंदर प्रेजेंट होती है, जो हमारा विटामिन B12 होता है उसकी फॉर्मेशन करवाने में हेल्प करती है। और ये भी कैसी होती है? ग्राम नेगेटिव होती है और रोड से बैक्टीरिया होती है। दैट मीन्स ये भी एक बैसिलस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स के साथ प्रेजेंट होती है। डायमेंशन है इनका, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, 1.0 टू द 2.0 माइक्रोमीटर लॉन्ग होती है और रेडियस इनका 0.5 माइक्रोमीटर का होता है। तो हमने इसमें से इस स्लाइड में से याद करना है कि सबसे छोटा बैक्टीरिया जो होता है डायलेस्टर न्यूमोसेंटेसिस होता है और वो कैसा है? एनारोबिक ग्राम नेगेटिव द बैसिलस। ये इसकी स्ट्रक्चर है। डायमेंशंस इसके याद नहीं करते, अगर इसका दूसरा नाम पूछा जाता है तो इसको बैक्टीरियोइड न्यूमोसेंटेसिस भी बोलते हैं। ई कोलाई भी हमारा एक छोटा सा बैक्टीरिया होता है जो ह्यूमन बींग्स के अंदर, इनके बॉडी के अंदर, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होता है। आगे हम देखते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं एक बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया कैसा है? माइक्रोस्कोपिक होता है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं और प्रोकैरियोटिक्स हैं। और इसके अंदर lack organelles such as the chloroplast, mitochondria and they do not have a true nucleus। क्योंकि प्रोकैरियोट्स हैं तो प्रोकैरियोट्स में जो हमारे क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं वो प्रेजेंट नहीं होती हैं और ना ही उसके अंदर एक ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जिसको हम प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ बाउंडेड न्यूक्लियस अनाउंस करें, ऐसा कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होती है। बैक्टीरिया आल्सो हैव ए सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। बैक्टीरिया के पास एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है दैट इज कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। जो हमने लास्ट वीडियो की है माइकोप्लाज्मा की थी, तो माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। ये डिफरेंसेस था उसका बैक्टीरिया के साथ उसको प्लेसमेंट ना करने का, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर क्या है? डिफरेंसेज है। बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है लेकिन माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, इसलिए इन दोनों ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग किया गया है। बाहर कैप्सूल स्ट्रक्चर होती है, उसके बाद सेल वॉल प्रेजेंट होती है, उसके नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड देन सेल मेम्ब्रेन या फिर साइटोप्लाज्मा प्रेजेंट होता है, जिसको हम साइटोप्लाज्मा को प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो ये जनरल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। और जो सेल वॉल की अगर जब हम बात कर ही रहे हैं तो जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल के अंदर होता है एसिटाइल ग्लूकोजामिन, एसिटाइल म्यूरामिक एसिड और कुछ ऐसे बैक्टीरियाज भी होते हैं जो उनके अंदर डायमिनो पाइमिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो इसकी सेल वॉल के अंदर एक अलग से लिपिड्स और प्रोटीन्स लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं और कुछ एसिड्स प्रेजेंट होते हैं जो इसकी स्ट्रक्चर को और ऑर्गेनिजम्स की स्ट्रक्चर से डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो इसके अंदर वो क्या है? एसिटाइल ग्लूकोजामिन, एसिटाइल म्यूरामिक एसिड और कुछ सर्टेन बैक्टीरियाज की सेल वॉल में प्रेजेंट होते हैं डायमिनो पाइमिक एसिड्स, जो सल्फर की डाइसल्फाइड बॉन्ड्स के साथ में आपस में अटैच होते हैं एक दूसरे के साथ। तो ये इसके क्या है? जनरल स्ट्रक्चर्स हैं। सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, सेल वॉल होती है, दैट्स आर नॉर्मल स्ट्रक्चर्स जो प्रेजेंट होती हैं बैक्टीरिया के अंदर। अगर हम बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं और उसमें से सबसे ज़्यादा क्या है? वो बाइनरी फ्यूजन जो प्रोसेस होता है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, उसके साथ रिप्रोड्यूस करते हैं। एक ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होता है, वो उनका साइज बढ़ता है और धीरे धीरे करके वो एक साइज गेन करने के बाद दो अलग अलग स्ट्रक्चर्स में डिवाइड हो जाता है, जिसको हम बाइनरी फ्यूजन बोलते हैं। Some bacteria can also exchange genetic material one along in the process known as the horizontal gene transfer। ये एक अलग से जीन स्ट्रक्चर होती है। हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर की एक जो फिनोमिनन है वो प्लांट्स के अंदर बैक्टीरियाज के अंदर प्रेजेंट होता है। हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर का मतलब होता है कि जैसे एक पेरेंट सेल है, इस पेरेंट सेल से आगे या फिर जिसको हम मदर सेल बोलते हैं, मदर सेल से आगे जो डॉटर सेल्स प्रेजेंट जाएंगी
और उन डॉटर सेल्स में उसी का जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होकर जाता है, तो उसको बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर। अगर एक पेरेंट सेल है, एक मदर सेल ये है और एक मदर सेल दूसरी है, जिसको हम कंसिडर करते हैं कि एक पेरेंट फादर सेल है या फिर पेरेंट सेल है, एक मदर सेल है, इस तरीके से, या फिर पॉजिटिव और नेगेटिव दो अलग अलग कंसीडर करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव इस तरीके से कंसीडर किया जाता है। और फिर उनके अंदर जीन ट्रांसफर होने के बाद एक नई सेल जो चेंजिंग न्यूक्लियस के साथ जो न्यू सेल प्रोड्यूस होती है उसको हम बोलते हैं वर्टिकल जीन ट्रांसफर। इस तरीके से कि जिसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म से आया हुआ हो, उसको हम बोलते हैं वर्टिकल जीन ट्रांसफर। और एक ही ऑर्गेनिज्म के जो न्यूक्लियस है या फिर जीन्स हैं उनसे ट्रांसफर होके आगे दो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स या दो अलग अलग सेल्स का प्रोडक्शन जो हुआ है, दैट आर द हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर। और ये हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर के साथ ये एक्सचेंजिंग या फिर जो हमारी जेनेटिक इंजीनियरिंग्स होती हैं उनके अंदर इन बैक्टीरियाज को यूज किया जाता है। तो ये यहाँ पर इसकी जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो इसमें और हमारे पास है सेल वॉल के बारे में हमने आपको बता दिया है कि उसके अंदर एसिटाइल ग्लूकोजामिन और एसिटाइल म्यूरामिक एसिड और उसके साथ साथ डायमिनोपाइमिक एसिड होता है। और एसिटाइल ग्लूकोजामिन और एसिटाइल म्यूरामिक एसिड जो होती हैं वो आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड्स के साथ में कनेक्टेड होते हैं सेल में वॉल के साथ में, जिसकी वजह से उसकी जो हार्डनेस है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज भी होते हैं कि उनके अंदर बैक्टीरिया क्लोरोफिल होता है, जिससे वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कॉज कर सकते हैं। तो इसीलिए इनको प्लांट्स के साथ भी कंपेयर किया जाता है, क्योंकि प्लांट्स के अंदर ही क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। तो कुछ बैक्टीरियाज के पास, सभी बैक्टीरियाज के पास नहीं, कुछ बैक्टीरियाज के पास क्लोरोफिल स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनको हम बैक्टीरिया क्लोरोफिल बोलते हैं, जिसकी वजह से वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन गेन करते हैं। ये जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बैक्टीरियाज की। तो इनमें से आपको याद करनी है सबसे ज़्यादा कि सेल वॉल कैसी होती है, कुछ बैक्टीरियाज होते हैं और जैसे हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर स्ट्रक्चर से होती हैं इस तरीके से। तो ये इसकी मेन स्ट्रक्चर्स हैं जो इसको दूसरों से अलग करती हैं। तो ये जर्नल इसकी एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर बाहर से कैप्सूल स्ट्रक्चर होती है, फिर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, उसके नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन और अंदर साइटोप्लाज्मा को कवर किया जाता है बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और उसके अंदर प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है। अगर हम उसके साथ साथ देखें इसके साथ अपेंडेजेज हैं, पिल्लाइज हैं, इसके अंदर फ्लैजिला हैं, और जो अंदर राइबोसोम्स हैं वो नेकेड हैं, जो डीएनए है वो भी नेकेड है, विदाउट एनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ बाउंडेड नहीं होता है। इसके साथ साथ इसके अंदर बैक्टीरिया फ्लैजिला भी होता है, जो अलग अलग होते हैं। बैक्टीरिया फ्लैजिला की आपको एक अलग से दूसरी वीडियो के अंदर पढ़ाया जाएगा कि कैसी होती है, अलग से स्ट्रक्चर होते हैं, डिफरेंसेज होते हैं उनके अंदर। ब्लिफेरोप्लास्ट होता है तो उसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, फ्लैजिला को हम अलग से पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं कि इसमें जैसे कि प्लांट लाइक स्ट्रक्चर्स क्या क्या होती हैं बैक्टीरिया के अंदर, क्योंकि हमने इसको मोनेरा ग्रुप में रखा है जो हम जिसके अंदर प्लांट्स और ये सभी आते हैं। तो वहाँ पर हम प्लांट्स की स्ट्रक्चर जैसे स्ट्रक्चर्स होती हैं आपस में सिमिलरिटीज हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। क्या प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, प्लांट्स के अंदर भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है और बैक्टीरिया के अंदर भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो इसलिए क्या है, ये इसके साथ मैच करता है, ये इसके साथ सिमिलरिटी शो करता है। लाइक ऑफ द प्लांट सम बैक्टीरिया सिंथेसाइज सम प्रोटीन्स एंड द वाइटामिन्स। कुछ जो बैक्टीरियाज होते हैं वो अपने एंजाइम्स और जो विटामिन्स हैं उनको सिंथेसाइज कर सकते हैं। कुछ बैक्टीरियाज के पास ये पॉसिबिलिटीज होती है, जैसे हमने अभी बात की थी कि बैक्टीरिया क्लोरोफिल होता है। अगर बैक्टीरिया क्लोरोफिल है तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो गेन करेंगे, क्योंकि वो अपने कुछ एंजाइम्स और विटामिन्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। बैक्टीरिया ऑब्जॉर्ब द फूड इन द सॉल्यूशन फॉर्म लाइक ऑफ द प्लांट। जैसे हम प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो सॉइल से वाटर गेन करती हैं, तो किस फॉर्म में लेती हैं, लिक्विड फॉर्म में लेती हैं, और वो क्या करते हैं, उसको ऑब्जॉर्ब करती हैं और ऑब्जॉर्ब करके ही उसको आगे ट्रांसफर करती हैं। तो ऐसे ही बैक्टीरिया क्या करता है, बैक्टीरिया भी फूड को ऑब्जॉर्ब करता है। दैट मीन्स कि पहले जो फूड होता है उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है और फिर उसको ऑब्जॉर्प्शन किया जाता है उसका। Some plants are the autotrophic and synthesize the organic food by taking the carbon dioxide with the help of the bacteriochlorophyll। तो कुछ बैक्टीरिया जो है वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन गेन करते हैं, और ऐसा ही क्या प्लांट्स के अंदर भी होता है। तो ये इसके अंदर सिमिलरिटीज हैं। सम बैक्टीरिया ग्रो इन द फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स लाइक सम ऑफ द एल्गी एंड द फंजाई। तो कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो फिलामेंट्स की स्ट्रक्चर जैसे शो करते हैं, जैसे एल्गी और फंजाइज के अंदर प्रेजेंट होती हैं।
तो वो इसीलिए वो क्या करते हैं, प्लांट्स के जैसे स्ट्रक्चर शो कर रहे हैं, क्योंकि एल्गी और फंजाई किस में पढ़ते हैं, प्लांट्स में पढ़ते हैं। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया का सम और कुछ एल्गी जो फंजाई है उनके साथ सिमिलरिटीज शो करता है। जो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफरेशन होता है, रिप्रोडक्शन में होता है, तो वो बैक्टीरिया का एल्गी और फंजाई के साथ सिमिलरिटीज शो करता है। प्रेजेंस ऑफ द म्यूसिलेजिनस सीथ अराउंड सम ऑफ द बैक्टीरियल सेल्स लाइक दैट ऑफ द सम एक्वेटिक प्लांट्स। जैसे कुछ प्लांट्स एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, तो एक्वेटिक प्लांट्स के जो लीफ होते हैं उनके ऊपर म्यूसिलेजिनस सीथ होती है, जिसकी वजह से क्या होते हैं, उनके लीफ जो होते हैं वाटर के अंदर खराब नहीं हो पाते हैं, और उनके अंदर जो उसका क्या बोलते हैं, अगर हम साइंटिफिक लैंग्वेज की बात करते हैं तो उसके अंदर डिग्रेडेशन नहीं हो पाता है, एज इट इज प्रेजेंट होते हैं। तो इसलिए इस तरीके की स्ट्रक्चर अगर प्रेजेंट है तो उसको क्या है, वो प्लांट्स के साथ सिमिलरिटीज शो कर रहा है। तो ये है प्लांट्स लाइक स्ट्रक्चर्स जो बैक्टीरिया के अंदर देखी गई है। अब हम बात करते हैं इस मेनली कि बैक्टीरिया के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर्स होती हैं और क्या क्या उनके फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट है कैप्सूल, बाहर क्या होता है उसके ऊपर कैप्सूल्स लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। मेड अप ऑफ द कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स, जो कैप्सूल होता है वो पॉलीसैकेराइड्स का बना हुआ होता है। आउटर कवरिंग होती है बैक्टीरियल सेल के अंदर। कैप्सूल एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होती है बैक्टीरिया के अंदर, क्यों, उसको ड्राइंग आउट, उसको सूखने से बचाने के लिए, उसको प्रोटेक्शंस करने के लिए, कि कोई और जो माइक्रोब्स हैं वो उसको इंगल्फ ना कर जाएं। इंगल्फ क्या होता है, निगल जाना उसको। और जब कैप्सूल होगा ऊपर तो वो एक हार्ड लेयर होती है जिससे उसका टेस्टिंग नहीं होगा, तो उससे क्या करेंगे, इसकी वजह से उसको एक अपने आप को बचाने का, अपने आप को प्रोटेक्ट करने का एक तरीका मिल गया है कि अपने ऊपर वो कैप्सूल की फॉर्मेशन करता है, और वो उसकी एक अलग से स्ट्रक्चर गेन कर ली है। इट प्रोवाइड द बैक्टीरियल सेल द एबिलिटी टू कॉज द डिजीज। इसीलिए जो माइक्रोब्स होते हैं या फिर जो बैक्टीरिया जो होते हैं वो अलग अलग कैप्सूल्स प्रेजेंट होते हैं और अलग अलग पॉलीसैकेराइड्स के बने हुए होते हैं, तो इसीलिए वो डिजीज भी अलग अलग कॉजिंग करते हैं। तो कैप्सूल की वजह से क्या करते हैं, हार्ड स्ट्रक्चर है जिससे वो क्या है, लंबे टाइम तक बॉडी के अंदर या फिर बाहर का जो अनफेवरेबल एनवायरनमेंट है उसके अंदर अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं। जो हमने आपको दिखाई थी, जैसे ये स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के जो बाहर की लेयर है दैट इज द कैप्सूल लेयर, ये बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होती है। अब बात करते हैं सेल वॉल की। नीचे क्या है, सेल वॉल प्रेजेंट है। सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है, पेप्टिडोग्लाइकन्स की बनी हुई होती है, जिसके अंदर बहुत सारे प्रोटीन और शुगर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो हमने आपको पहले बताए भी थे कि उसके अंदर एन-एसिटाइल ग्लूकोजामीन, म्यूरामिक एसिड और डायमिनोपाइलमिक एसिड्स हैं जो वो प्रेजेंट होते हैं। ये किस लिए होती है, स्ट्रक्चर सपोर्ट करती है सेल को बेस्ड ऑन देयर स्टेनिंग प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल। बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड एज द ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव ग्रुप्स। सेल वॉल की प्रेजेंस और इसके ऊपर जो पेप्टिडोग्लाइकन्स प्रेजेंट हैं उनकी स्ट्रक्चर्स कैसी हैं और उनके अंदर स्टेनिंग कैसे होगी, उसके बेसिस पर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज की अलग अलग से क्लासिफिकेशन की गई है। तो ये है इसकी सेल वॉल, जो कैप्सूल्स के नीचे प्रेजेंट होती है और सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होती है। तो स्टेनिंग जो की जाती है वो किस लेयर के ऊपर प्रेजेंट, किस लेयर के ऊपर होती है, सेल वॉल के ऊपर होती है वो स्टेनिंग, और उसी के बेसिस के ऊपर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया है वो क्लासीफाई किए जाते हैं। ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव एक स्टेनिंग बेस्ड क्लासिफिकेशंस है बैक्टीरियाज की। अब इसके पीछे क्या है, इससे नीचे क्या आती है, सेल मेम्ब्रेन। अगर हम सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो सेल मेम्ब्रेन क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है जो लिपिड्स, प्रोटीन्स और कुछ जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनकी बनी हुई होती है और सेपरेट करती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को इंटरनल एनवायरनमेंट्स के साथ। और इसके अंदर क्या है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन्स कैरीज आउट मैनी नेसेसरी सेलुलर फंक्शंस सच एज द एनर्जी जनरेशन, प्रोटीन secretion, cell division and transport of the nutrients across the membrane। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन बोल लो या फिर उसको सेल मेम्ब्रेन बोलो, दोनों का एक ही काम है, एक ही मतलब होता है, एक ही सेल है, वो दो अलग अलग नेम दिए गए हैं उसको। और ये कैसी होती है, सेमी परमिएबल है। सभी जो प्रोटीन्स या फिर लिपिड्स होते हैं या फिर कोई भी मॉलिक्यूल्स जिसका मोमेंट्स हो रहा है वो सभी को अलाउ नहीं करती है, उसको सिलेक्ट करके तब अलाउ करती है, तो इसीलिए इसको सेमी परमिएबल बोलते हैं। सेमी होता है हाफ, परमिएबल मतलब हाफ को परमिशन हाफ को नहीं है। क्यों, क्योंकि वो उसके बेसिस के ऊपर है कि उसका साइज कैसा है, उसकी रिक्वायरमेंट कैसी है, वो उसके अंदर अलाउ करेंगी
तो ही उसका क्या है ट्रांसपोर्टेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और ज़्यादातर क्या करती हैं ये एनर्जी जनरेशन के लिए, प्रोटीन्स जो सेल ने सिक्रीट किए हों उनको ट्रांसफ़र करती है, सेल डिवीजन में हेल्प करती हैं, और जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको ट्रांसफ़र करवाती है अक्रॉस द सेल। तो ये सेल मेम्ब्रेन्स के फंक्शन होते हैं। सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल के नीचे प्रेजेंट होती है और साइटोप्लाज्मा को कवर करती है। तो ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है और ये इंटरनल एनवायरनमेंट है। तो एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट के बीच में कौन प्रेजेंट है? सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। और यहीं पर क्या है, जो कंपोनेंट्स होते हैं, न्यूट्रिशंस हैं, उनका सिलेक्शन होता है, उनको परमिएबिलिटी की परमिशन गेन करनी होती है, वो उसके जो प्रोटीन्स हैं वो उसको अलाउ करते हैं इस चीज़ के लिए। और ये क्या है, इसके ऊपर फ्लैजिला प्रेजेंट्स होते हैं, ये छोटी छोटी स्ट्रक्चर जो होती हैं, दैट आर द पिल्लाइज। आगे देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर्स के अंदर। ये अभी देखा आपने, एक बार कैप्सूल है, फिर सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, और अंदर क्या है, साइटोप्लाज्मा है। और साइटोप्लाज्मा के साथ साथ बाहर एक लंबा सा फ्लैजिला है और छोटी छोटी सी पिल्लाइज है। साइटोप्लाज्मा में एक नेकेड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है, प्लाज्मिड प्रेजेंट है, राइबोसोम्स प्रेजेंट है, कुछ वैक्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। ये एक नॉर्मल प्रोकैरियोटिक और बैक्टीरियल स्ट्रक्चर्स जनरल जो इसकी स्ट्रक्चर्स हैं। बात करते हैं अब हम साइटोप्लाज्मा की। प्रेजेंट बिलो द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, इसके नीचे क्या प्रेजेंट होता है, कि लिक्विड प्रेजेंट होता है जिसको हम जेल लाइक मैट्रिक्स, जेल लाइक बोलते हैं क्योंकि ना तो ये कंप्लीट सॉलिड होता है और ना ही कंप्लीटली लिक्विड होता है। जैसे अगर हम लिक्विड की बात करते हैं तो वो क्या हो जाता है, बह जाता है। लिक्विड जैसे वाटर होता है, अगर वाटर को हम कहीं डालेंगे तो वो वहाँ से मूवमेंट्स कर जाएगा। और जेली होती है जैसे कि हमारा जो हनी होता है वो एकदम से ऐसे अगर आप कहीं जगह कहीं पर उसको डालोगे या रखोगे तो एकदम से फ्लोइंग मोमेंट नहीं होता और वो कम्प्लीटली सॉलिड भी नहीं होता है। तो वो से जैसी स्ट्रक्चर्स होती हैं साइटोप्लाज्मा के अंदर, जैसा हमारा जेल होता है या फिर हनी होता है। किस किस से मिलकर बनता है, कंपोज्ड ऑफ द वाटर अलोंग विद द डिजॉल्व्ड साल्ट एंड द मटेरियल। बहुत सारा वाटर है उसके अंदर और उसके साथ साथ साल्ट और मिनरल्स वहाँ पर प्रेजेंट है। along some cellular parts and components such as the न्यूक्लियोइड्स प्रेजेंट हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं, कुछ इंक्लूजन्स बॉडीज प्रेजेंट हैं और उसके साथ साथ सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है। और डीएनए मॉलिक्यूल्स कॉल्ड द एक एक्स्ट्रा जो डीएनए प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड एज द प्लाज्मिड। तो उन सब के साथ मिलकर क्या है, ये साइटोप्लाज्मा की फॉर्मेशन की जाती है या फिर होती है। Extra chromosomal piece of the DNA separate a cell division and confer the bacterial cells with properties such as the antibiotic resistance and the ability to interact with the cells known as the pathogenicity। जो इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जो डीएनए प्रेजेंट है जिसको हम प्लाज्मिड बोलते हैं, बैक्टीरिया के अंदर जो ये प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है, इसी प्लाज्मिड की वजह से ही वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंसी शो करता है, अपनी पैथोजेनिसिटी शो करता है, अपनी डिजीज कोजिंग एबिलिटी शो करता है। और इसी के साथ ही प्लाज्मिड के साथ ही वो जो पीसीआर होते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग जो की जाती हैं, इसी के वजह से ही बैक्टीरिया को सबसे ज़्यादा उसके अंदर यूज किया जाता है। और जो जर्नल स्ट्रक्चर्स होती हैं हमारे सर्कुलर डीएनए नॉर्मल जो प्रेजेंट होता है वो यूज किया जाता है हमारे सेल डिवीजन्स के अंदर। और प्लाज्मिड जो होते हैं वो जेनेटिक इंजीनियरिंग्स, सेल जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंसी, पैथोजेनिसिटी, इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसमें बहुत सारे जीन्स होते हैं जो उसको इसके एबिलिटी गेन करवाते हैं, इसकी प्रॉपर्टी गेन करवाते हैं कि वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर वो जीन वहाँ प्रेजेंट नहीं है तो वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस शो नहीं करेगा। तो ये है, इसके अंदर दिखाई देता है आपको, देखिए लिपिड्स के ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट हैं, यहाँ पर हमारा डीएनए प्रेजेंट है और इसके साथ साथ यहाँ पर देखोगे आप म्यूसिलेजिनस सीथ दिखाई गई है बाहर, उसके साथ साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये है न्यूक्लियोइड या फिर इसके साथ ये तो है न्यूक्लियोइड। और एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर्स होंगे जो प्लाज्मिड होते हैं, वो इसके अंदर दिखाया नहीं गया है। तो एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर्स होती हैं जो प्लाज्मिड्स प्रेजेंट होते हैं, जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर्स। यहाँ तो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है न्यूक्लियोइड्स के अंदर, तो यहाँ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं लेकिन जीन्स होते हैं।
छोटे छोटे से, जो इसके जेनेटिक जो मेकअप है उसके अंदर कंसीडर किए जाते हैं कि वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस शो करेगा या नहीं करेगा। अगर आप यहाँ से ध्यान से देखोगे तो ये है मीजोसोम्स, एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रा सेलुलर फोल्डिंग्स होती हैं मेम्ब्रेन की। यहाँ पर इसके अंदर रेस्पिरेटरी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। लिपिड्स के ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट हैं, सेल वॉल प्रेजेंट है और इसकी मेम्ब्रेन के ऊपर ही सेल रेस्पिरेटरी एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया तो है नहीं, वहाँ होते हैं ज़्यादातर रेस्पिरेटरी एंजाइम प्रेजेंट। अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह कौन रिएक्ट कर रहा है? यहाँ पर इसकी सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं इसके रेस्पिरेटरी एंजाइम्स जो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। और मीजोसोम्स जो होते हैं वो भी इस तरीके से स्ट्रक्चर्स में, इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो इनसाइड फोल्ड होती है और फोल्ड होकर वो मीजोसोम लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करती है। आरएनए प्रेजेंट होता है। पॉलीराइबोसोम्स जो इसके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस की स्ट्रक्चर होती है वो नेकेड होती है, क्योंकि डीएनए क्या है इसका नेकेड है। तो यहाँ पर क्या है, पॉलीराइबोसोम्स इसके साइटोप्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। 70s टाइप ऑफ राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये नॉर्मल इसकी क्या है, एक बैक्टीरियल सेल की स्ट्रक्चर है। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियोइड की। अभी तो हमने प्लाज्मिड और जनरल स्ट्रक्चर पढ़ी थी इसके अंदर। इट इज द रीजन वेयर द सिंगल और सर्कुलर डीएनए ऑफ बैक्टीरिया इज फाउंड। न्यूक्लियोइड, क्योंकि प्रॉपर न्यूक्लियस तो है नहीं, उसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है नहीं, तो हम उसको क्या प्रोनाउंस करेंगे, न्यूक्लियोइड। तो डीएनए क्या है, सिंगल है और सर्कुलर है। ये याद रखना, कैसा है, सिंगल भी है और सर्कुलर भी है। बैक्टीरियल डीएनए यूजुअली रेंजेज इन द साइज ऑफ द 1,60,000 बेस पेयर्स इतने प्रेजेंट होते हैं। आपको याद रखने की जरूरत नहीं होती है। जनरल आपको याद करना है कि वो सिंगल है और सर्कुलर है। न्यूक्लियोइड्स इज नॉट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली बट इट इज सिंपली एन एरिया ऑफ द साइटोप्लाज्मा वेयर स्टैंड्स ऑफ डीएनए आर लोकेटेड। ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं है, यहाँ पर इसके ऊपर कोई भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो नहीं प्रेजेंट होती है न्यूक्लियस के ऊपर। ये नेकेड होता है। ये सिर्फ एक एरिया अनाउंस कर लेते हैं, जैसे आपने यहाँ पे देखा था। तो ये एक एरिया है जो यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स हैं वो प्रेजेंट है डीएनए की सॉर्टेड फॉर्म्स या फिर डीएनए की फोल्डेड फॉर्म्स जो क्रोमोसोम्स होती हैं उसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। नेक्स्ट है राइबोसोम्स। ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं, ग्रेनुल्स जैसे दाने होते हैं, इस तरीके की छोटी छोटी सी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं और वो इकट्ठा होकर राइबोसोम्स की स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करते हैं। और फाउंड स्कैटर्ड अनइवनली थ्रू आउट द साइटोप्लाज्मा। अनइवनली की ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एक जैसी प्रेजेंट है, कहीं पर भी हो सकता है कि राइबोसोम ज़्यादा प्रेजेंट हो किसी एरिया के अंदर, और कहीं ऐसा एरिया है कि वहाँ पर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, इवनली नहीं होते, एक जैसा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है उनका साइटोप्लाज्मा में। विच हेल्प बैक्टीरिया टू सिंथेसाइज द प्रोटीन्स। राइबोसोम्स का फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस का। और कैसे होते हैं, 70s टाइप ऑफ राइबोसोम्स जो प्रोकैरियोट्स की एक जनरल स्ट्रक्चर्स होती हैं। एक डिफरेंसेज होता है जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अंदर की 70s टाइप ऑफ राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जनरल स्ट्रक्चर मैंने आपको एक बार पहले स्टडी करवा दी है। ऐसी स्ट्रक्चर इसके अंदर दिखाई गई हैं। ये देखिए यहाँ पर क्या है, ये राइबोसोम्स प्रेजेंट है यहाँ पर, और ये पॉलीराइबोसोम्स हैं, बहुत सारे राइबोसोम्स मिले हुए हैं जिससे क्या प्रोटीन की सिंथेसिस होगा। तो लेकिन यहाँ पर ये दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो ये क्या है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूशन है इनका अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंक्लूजन्स बॉडीज की। दे आर नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्मा। नॉन लिविंग्स बॉडीज प्रेजेंट होती हैं और किस बेसिस क्यों होती हैं, बेस्ड ऑन देयर नेचर। द इंक्लूजन्स बॉडीज के 3 टाइप्स होते हैं, गैस वैक्यूल्स की फॉर्म में, इनऑर्गेनिक इंक्लूजन्स में और फूड रिजर्व्स की फॉर्म्स में। 3 टाइप की इंक्लूजन्स बॉडीज होती हैं इनके अंदर। गैस वैक्यूल की काम कर सकती हैं वो, इनऑर्गेनिक इंक्लूजन्स की, इनऑर्गेनिक जो मटेरियल्स हैं उनको कलेक्शन करने के लिए और फूड को रिजर्व करने के लिए जो इंक्लूजन्स बॉडी है उनका फंक्शन हो सकता है। वाइल द गैस वैक्यूल्स अलाउ बैक्टीरिया टू फ्लोट इन द वाटर। जब अगर किसी बैक्टीरिया में गैस वैक्यूल्स की फॉर्मेशन ज़्यादा है तो दैट मीन्स वो जो बैक्टीरिया है वो वाटर के अंदर फ्लोट कर सकता है, क्योंकि गैस क्या बायोन्सी करवाती है और जिसकी वजह से उसको फ्लोट करने में आसानी होगी। इनऑर्गेनिक इंक्लूजन्स सर्व टू स्टोर द सर्टेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स कैपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग द होस्ट सेल। बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर पैथोजेनिसिटी भी होती है,
कि वो दूसरे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको डिजीज कॉज करेगा, उसकी बॉडी में जाएगा। उसकी बॉडी में जाने से पहले क्या करना पड़ेगा, उसको उसकी बॉडी को रप्चर करना पड़ेगा, तभी तो वो उसके अंदर जा सकता है। अदरवाइज तो सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है उसके अंदर। अगर ह्यूमन बीइंग की या फिर किसी भी एनिमल्स की बात कर रहे हैं तो वो सेल मेम्ब्रेन उसको अलाउ नहीं करेगी, क्योंकि वो तो स्ट्रक्चर क्या है, कैपेबिलिटी नहीं है उसको उसके अंदर अलाउ करने की। प्रोटीन्स उसको कैरी नहीं कर सकते हैं उसको, और वो क्या है, एक डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है, तो उसको वैसे ही अलाउ नहीं करेगी। तो वो क्या करेगा कि अपने हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स को यूज करके उसकी सेल मेम्ब्रेन को तोड़ेगा, और वो सेल मेम्ब्रेन उसको हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स कहाँ मिलेंगे, इनऑर्गेनिक इंक्लूजन्स में वो स्टोर करके रखता है। तो ये जो इंक्लूजन्स बॉडीज होती हैं इनका ये फंक्शन होता है, और फूड को रिजर्व करने में कि उसको फूड क्या है कुछ टाइम के लिए अपनी बॉडी के अंदर प्रिजर्वेशंस में रिजर्व फॉर्म में रखता है, कि अदरवाइज जैसे अगर उसको अनफेवरेबल कंडीशंस में प्रेजेंट है तो उस फूड को वो यूज कर सकता है। और गैस वैक्यूल्स की फॉर्म में है तो वो उसको फ्लोट करवाएंगे वाटर बॉडीज के अंदर। तो यह है इंक्लूजन्स बॉडी का फंक्शन। नेक्स्ट बात करते हैं हम अपेंडेजेस की, जिसमें एक है फ्लैजिला और एक है पिल्लाइज। दोनों मैंने आपको जब स्ट्रक्चर्स पहले दिखाई थी तो ये देखिए ये क्या है, इसके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट है, और छोटी छोटी सी स्ट्रक्चर्स मैंने आपको लास्ट जो स्लाइड्स थी उनके अंदर दिखाई थी। ये देखिए पिलस, अगर एक को बोलते हैं हम पिलस, और बहुत सारी हैं ये, यहाँ भी है, इस तरीके से बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं पिल्लाई। इसका प्लूरल होता है पिल्लाई और सिंगुलर होता है पाइलस, या फिर पिलस बोलते हैं, पाइलस भी बोल देते हैं। तो पहले हम बात करते हैं फ्लैजिला की। लॉन्ग विप लाइक स्ट्रक्चर या हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, सेल सरफेस के सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच होते हैं और हेल्प क्या करती हैं बैक्टीरिया की मूवमेंट्स के अंदर। दे कैन बी फाउंड एट आइदर और द बोथ एंड्स ऑफ द बैक्टीरियल सेल। वो एक एंड पर भी हो सकती है और वो दोनों एंड के ऊपर भी हो सकती हैं। समटाइम ऑल ओवर द सरफेस, किसी बैक्टीरिया के अंदर वो पूरे सरफेस पर भी हो सकती हैं। द फ्लैजिला बीट इन द प्रोपेलर लाइक मोशंस टू हेल्प इन द बैक्टीरिया move toward nutrient and light as well as away from the toxic chemicals। तो वो क्या करता है, प्रोपेलर लाइक मोशन शो करता है कि बैक्टीरिया को इस तरीके से मूवमेंट होता है कि वो न्यूट्रिशन की तरफ अट्रैक्ट होगा, वो वाटर जो उसका लाइट है उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, लेकिन जो उसका टॉक्सिक केमिकल्स हैं उनसे वो दूर जाएगा। इस तरीके का मूवमेंट होता है उसका। ये एक अलग टाइप का मूवमेंट है, ये आपको कभी हायर स्टडीज होती है उनके अंदर बताया जाता है, उसमें पूरा ये प्रोटीन्स और इसके उन सब के साथ इसको स्टडी करवाया जाता है। प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिला, देयर नंबर्स एंड द अरेंजमेंट ऑन देयर सेल सरफेस आल्सो फॉर्म्स ए बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो फ्लैजिला के बेसिस के ऊपर अलग टाइप के क्लासिफिकेशन होती है कि बैक्टीरिया के टाइप्स हैं जो ऑन द बेसिस ऑफ द फ्लैजिला उसको प्रोनाउंस किया जाता है, और फ्लैजिला के स्ट्रक्चर में आपको अलग से करवाऊंगी। नेक्स्ट है पिल्लाइज। They are the short hair like projections emerging from the outside the cell। सेल के आउटसाइड में ये निकलती हैं और हेयर लाइक छोटे छोटे से प्रोजेक्शंस होते हैं। These outgrowths assist the bacteria in attaching to their other cell and the surface, such as the teeth, intestine, rocks। Bacteria use specialized pillais called the sex pillais for their reproductions। तो पिल्लाई का देखो, फ्लैजिला का काम है मोमेंट्स करवाने में, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर उसको ट्रांसफर करने में। पिलाइज क्या करते हैं, जिसकी बॉडी में जाएंगी, जिस सेल के पास जाएंगी, जिस सरफेस के पास जाएंगी, उसके साथ उसको अडहेयर करना है, उसके साथ उसको चिपकना है, तभी तो वो उसके अंदर जाकर अपना पैथोजेनेसिटी का फंक्शंस है या फिर उसको कोई सिंथेसिस का फॉर्मेशन है हार्मफुल या फिर बेनिफिशियल, जो भी उसको अपना वहाँ पर रोल प्ले करना है उसके लिए उसको बॉडी के अंदर जाना पड़ेगा, और बॉडी के अंदर जाने के लिए उसको पहले वहाँ पर स्टे करना पड़ेगा, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ द पिल्लाई। और उसके साथ साथ जो पिल्लाइज हैं वो सेक्स पिल्लाइज भी होते हैं, जिसके थ्रू उनको रिप्रोडक्शंस होता है, जो ट्रांसडक्शंस होते हैं। एक जो बैक्टीरियल बॉडी है वो दूसरी बैक्टीरियल बॉडी के साथ कुछ टाइम के लिए अटैच करती है, जिसको हम और वहाँ पर वो एक तरीके से एक बैक्टीरियल सेल है, ये यहाँ पर दूसरी बैक्टीरियल सेल है, ये यहाँ से पिल्लाइज की प्रोडक्शन करेगी, ये दूसरी सेल यहाँ से पिल्लाइज की प्रोडक्शन करेगी, जिसके वजह से यहाँ पर क्या होता है, जीन ट्रांसफ़र होते हैं, जिसको हम रिप्रोडक्शन या फिर सेक्स पिल्लाइज बोलते हैं। सेक्सिस में क्या होता है, हमारे जो गैमेट्स होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं, और यहाँ पर भी क्या है, जीन ट्रांसफ़र हो रहा है, तो इसलिए इसको सेक्स पिल्लाई भी बोलते हैं, और ये हेल्प करते हैं रिप्रोडक्शन में। तो ये इसका फंक्शन है। अब हम बात करते हैं, हमने जनरल स्ट्रक्चर उसकी पढ़ ली है, सभी चीज़ों को एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ओवरव्यू देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है इसके अंदर। जो इसकी स्ट्रक्चर है, कैप्सूल
सेल वॉल, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, इसके साथ साथ साइटोप्लाज्मा की स्ट्रक्चर्स कैसी होती है, क्या उसके अंदर होता है अलग से, न्यूक्लियोइड, राइबोसोम्स, और उसके साथ साथ इंक्लूजन बॉडीज, फ्लैजिला और पिलाई। जनरल जो बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर होती हैं यही मेन स्ट्रक्चर्स होती हैं इसके अंदर, जो हमने आपको करवा दी है। अब हम बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया कि कैसी कैसी फॉर्म्स होती हैं बैक्टीरिया की। फर्स्ट इज द कोकस। अगर कोकस टाइप की बैक्टीरियाज हैं तो वो कैसी स्ट्रक्चर होंगी, उनकी स्फेरिकल शेप की टाइप की स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं कोकस फॉर्म में। बैसिलस की अगर हम आपको दूसरी दिखा दी है, देखिए कोकस में इस तरीके की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, और ये दो प्रेजेंट हैं तो जिसको हम बोलेंगे डिप्लोकोकस। एक उन्होंने स्ट्रिप लाइन की फॉर्मेशन की है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस। एक लाइन बना ली है उन्होंने, एक रो बना ली है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस, और इस तरीके से रो की गई है। एक जो रो है उसके ऊपर दूसरी रो अटैचमेंट है, इसको बोलते हैं हम स्टेफाइलोकोकस। तो इस तरीके से इनको नेमिंग दी जाती है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई, स्टेफाइलोकोकस। किस बेसिस के ऊपर कि कोकस तो वो स्फेरिकल है, उनका अरेंजमेंट कैसे है वो इस तरीके से नाम दिया जाता है। सार्सिना, टेट्राड, सार्सिना में 4 आगे हैं और 4 पीछे, इस तरीके की स्ट्रक्चर्स होती हैं। तो बर्डिंग्स और अपेंडेजेज होती है जैसे वो अलग से दिखाई गई हैं जो कोकस है उसके अंदर फॉर्मेशन। तो ये है कोकस की जो स्ट्रक्चर्स होती हैं वो। नेक्स्ट है बैसिलस। व्हेन बैक्टीरिया आर रोड शेप, जब रोड शेप के बैक्टीरिया होंगे तो उनको हम क्या बोलेंगे, बैसिलस। जैसे बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस, ब्यूटी कॉटन होता है जो, तो वो किस बेसिस के ऊपर है बैसिलस कि उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, रोड शेप है। ये देखो ये होते हैं बैसिलस, कोकोबैसिलस, ये है बैसिलस प्रॉपर। 2 जुड़ी हुई है तो डिप्लोकोकस, एक रो बनाई है तो स्ट्रेप्टोकोकस। अगर इस तरीके से अरेंजमेंट है कोकस का, एक सीक्वेंसिंग यो वर्टिकल टाइप्स में अटैच है तो उसको हम बोलेंगे पेलिसेड। तो इनके अरेंजमेंट होते हैं स्ट्रक्चर्स के, उसके बेसिस पर इनको नाम दिया जाता है, या फिर इनके जो स्ट्रक्चर होती है उसके बेसिस पर नाम दिया जाता है। तो अगर हम बैसिलस की बात करते हैं तो कैसे होंगे वो, रोड शेप। नेक्स्ट है द स्पाइरल, स्पिरिलम, जिसको हम नाम से पता है कैसी होगी वो, स्पाइरल शेप, वाइल्ड स्ट्रक्चर्स होंगी उनको हम बोलते हैं स्पाइरल। यहाँ पर ये देखिए स्पाइरोपेटी, इस तरीके की स्ट्रक्चर्स होंगी जिसको हम बोलते हैं स्पिरिलम। नेक्स्ट है विब्रो। विब्रो की अगर फॉर्मेशन होगी तो वहाँ कोमा लाइक स्ट्रक्चर्स होंगी, और माइलियस की, माइसीलियस की, या फिर माइसीलियस भी होता है, माइसीलियम भी होता है। तो बैक्टीरिया होंगी तो वहाँ पर माइसीलियम जो वर्ड होता है वो फंजाई से रिलेटेड होता है, और उसके अंदर जो फंजाई होती है वो फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स की होती हैं। जब आप फंजाई को पढ़ोगे तो उसके अंदर फिलामेंटस स्ट्रक्चर होगी तो उसको हम माइसीलियम बोलते हैं, और एसेप्टेट होते हैं इस तरीके से, लंबी रोज स्ट्रक्चर्स होती हैं, बीच में कोई सेप्टा प्रेजेंट नहीं होता है। मतलब सेप्टा होता है कि इन दोनों के बीच में इस तरीके से मार्केशन की, यहाँ से यहाँ तक एक सेप्टा, एक फिलामेंटस है या एक माइसीलियम है, ऐसा नहीं होता है। ये इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है वो फंजाई के अंदर होती हैं, लेकिन जो बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर है उसके अंदर एसेप्टेट होती है, फिलामेंटस स्ट्रक्चर होती है। तो ये है, जैसे देखो कोमा शेप है विब्रो, बेडालो विब्रो, इस तरीके की अलग स्ट्रक्चर्स होती हैं। विब्रो की फॉर्मेशन है तो वो कोमा शेप स्ट्रक्चर्स हैं। तो इस तरीके से क्या है, इसके शेप और स्ट्रक्चर्स हैं जो वो बैक्टीरिया की डिफाइन की जाती है, और उन्हीं के बेसिस के ऊपर उनको नेमिंग दी जाती है, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टाफाइलोकोकस। तो उनके साथ उनकी फिर स्पीसीज जो है, जीनस हैं वो लगा दिए जाते हैं, जिनके उनको साइंटिफिक नेम उनका अलग से दिया जाता है। ये देखो जैसे स्फेरिकल में स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई, 2 जुड़े, ये इस तरीके की सीक्वेंसिंग है। स्ट्रेप्टोकोकस है जो स्ट्रेप थ्रोट की स्ट्रक्चर करती है, तो इस तरीके की ये स्ट्रक्चर्स होती है। बैसिलस है, बैसिलस एंथ्रेसिस है, साल्मोनेला एंथ्रेस है जो टाइफाइड कोज करता है, क्लोस्ट्रिडियम बोटुलियम है, तो उनकी स्ट्रक्चर कैसी है, रोड शेप की स्ट्रक्चर है। स्पाइरलम है, विब्रियो कोलेरा है, तो विब्रो वर्ड जो होता है वो कोमा शेप स्ट्रक्चर, इस तरीके से, जैसे नीचे तो फ्लैजिला हो गया और ऊपर की स्ट्रक्चर क्या है इसकी, इस तरीके से स्ट्रक्चर है। तो ये इसकी स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन है जो बैक्टीरिया की अलग अलग फॉर्म्स होती हैं। ये हमने बैक्टीरिया के बारे में जनरल स्ट्रक्चर्स पढ़ी हैं, कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ा है, सेल स्ट्रक्चर पढ़ी है उसकी, और उसके फॉर्म्स पढ़ी हैं, प्लांट लाइक स्ट्रक्चर पढ़ी है। जो इसके में तो छोर रहता है, बहुत सी चीज़ें भी रहती हैं, उसको हम दूसरी वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे, अदरवाइज ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी तो आपको देखने में परेशानी होगी फिर। तो थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के देना, और
चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।